हेलो बच्चों, क्लास 10 की जो वर्कशीट आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें धातु अधातु पार्ट जो ख़त्म हुआ है बच्चों, इस पार्ट की ही प्रश्नोत्तर हैं। वर्कशीट 36 है, 25/9 क्लास 10। तो बच्चों ऐसा है कि इस वर्कशीट में बहुत से प्रश्नोत्तर हैं। इधर आप आइए, इधर लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव, ये 10 हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न भी 10 हैं, और नीचे मैं दिखाऊंगा आपको कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर, ये 3 है बच्चों। तो इन सब के क्वेश्चन विद आंसर मैंने एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो इसको देखते हैं बच्चों। ये पूरी वर्कशीट है, मैं आपको भेज दी है। फटाफट मैं इसके प्रश्नोत्तर को 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यौगिक जल में विलय है, ये तत्व कौन है? इसका जवाब है कैल्शियम। इसका ये जवाब है बच्चों। कहाँ है जवाब? तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मैंने कहीं से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो जवाब अगर तो देखिए, पहले का जवाब है कैल्शियम। पहले का जवाब है कैल्शियम, तो इसका जवाब कैल्शियम टिक कर देंगे। दूसरा है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, इसका उत्तर है क्षारीय होती है। तो नंबर 2 उत्तर ये लिखा हुआ है, ये देखिए है, नंबर 2 का उत्तर है क्षारीय, इसको आप क्षारीय लिख देंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है, अधातु जो विद्युत की सुचालक है बच्चों, विद्युत की सुचालक जो धातु होती है वो होती है ग्रेफाइट। तो तीसरे का ये देखिए, तीसरे का जवाब है यहाँ पर, ये है ग्रेफाइट। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि दूसरे का जो उत्तर था ना कि धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर रीजनिंग भी लिखी हुई है। अगर आप देखते हैं तो पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कुछ उभयधर्मी भी होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया, 3 सवाल हमारे हो गए। अब देखिए चौथा सवाल, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जो सक्रियता श्रेणी आपको कराई थी ना, उसमें उसके अनुसार ये आंसर लिखा गया है बच्चों। और आप देख सकते हैं इसमें कि सबसे कम क्रियाशील है सिल्वर, उससे ज़्यादा है कॉपर, उससे ज़्यादा है एल्युमिनियम। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे नीचे है सिल्वर, उससे ऊपर कॉपर, उससे ऊपर एल्युमिनियम। ये इसका जवाब हो गया बच्चों। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित समान धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है? तो इसको बोलते हैं बच्चों सक्रियता श्रेणी, जो पिछले वर्कशीट में मैंने आपको बताई थी, या इसको अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी यहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 5वें के सवाल में यहाँ पर क्या लिखा है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, या फिर इसको सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हैं। ये आपका हो गया 5वां सवाल। 6वां सवाल देखते हैं, खाली स्थान है कि अभिक्रियाशील धातुएं अपने से अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण से विस्थापित कर देती हैं। तो प्यारे बच्चों, बात दरअसल ऐसी है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, यहाँ पे आएगा अधिक, यहाँ पे आएगा कम, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं वो कम क्रियाशील धातु को उनके लवण से विस्थापित कर देती हैं। तो ये देखिए, इसका जवाब नीचे लिखा हुआ है 6 का। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर सकती हैं। 7वां सवाल देखिए, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। तो बच्चों धातु बनाते हैं धनायन, अधातु बनाते हैं ऋणायन। 7वें का जवाब यहाँ पर लिख दिया गया है, और वो जवाब है देखिए ऋणायन। ये देखिए 7वें का जवाब लिखा हुआ है ऋणायन। अब 8वां सवाल देखते हैं, कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, कोई ऐसी धातु का नाम बताइए बच्चों। तो जो आपकी गोल्ड होती है, प्लेटिनम होती है, ये बिल्कुल अक्रियशील धातु होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 8वें का जवाब लिखा हुआ है गोल्ड और प्लेटिनम। 9वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। तो 9वें प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव का 10वां लास्ट प्रश्न, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 286 है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, ये
6 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन को कोई त्याग नहीं करता, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को उसे चाहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। बच्चों देखिए 10वें सवाल का जवाब, ये देखिए, यह तत्व अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यह तत्व अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये 10 के 10 प्रश्नोत्तर आपके ऑब्जेक्टिव वाले हो गए बच्चों। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे 10 और उसके ये जवाब 10। इसके बाद हम आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरणों को पूरा कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आयरन प्लस पानी प्लस कैल्शियम प्लस पानी फिर पोटेशियम प्लस पानी। तो बच्चों इन लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है इसके 3 सवालों के जो जवाब हैं, ये देखिए, ये इसके जवाब रहे। ये इसके जवाब रहे बच्चों। आप देख सकते हैं कि आयरन प्लस पानी, आयरन जो है ठंडे पानी से क्रिया नहीं करता, गर्म पानी की भाप से क्रिया करता है बच्चों। और आप देख सकते हैं कि ये उसका जवाब है आपके सामने बच्चों। तो आपने देखा कि प्यारे बच्चों ये क्या जवाब है, आयरन प्लस पानी, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी कि जब आयरन होता है ना, उसके 3 परमाणु मिलकर 4 परमाणु उसके पानी से मिलते हैं, जबकि भाप अवस्था में तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमारा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का पहला खंड। अब दूसरा देखिए, कैल्शियम प्लस पानी। कैल्शियम जो है वो भाप से नहीं गर्म जल से क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। तीसरा देखिए, पोटेशियम जो है वो ठंडे जल से ही क्रिया कर लेता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान बच्चों देंगे तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि जब कभी धातु जल से क्रिया करता है, या तो भाप से या गर्म जल से या ठंडे जल से, जैसे आयरन भाप से क्रिया करती है, कैल्शियम गर्म जल से क्रिया करता है और पोटेशियम जो है ठंडे से क्रिया करता है। लेकिन जब भी कोई धातु जल से क्रिया करता है तो बच्चों ये वाली गैस निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में बनता है आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये हमने देखा पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं दूसरे लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर क्या है। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्राय जब धातुओं को अभिक्रिया, आप देख सकते हैं कि क्या मैं आपको बता रहा था कि क्या इसके अंदर है, तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न, प्राय जब धातुओं को की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु की क्रिया अम्लों से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जब धातुओं की अभिक्रिया मैग्नीज या मैग्नीशियम के अतिरिक्त तनु HNO3 से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जब कभी धातु अम्लों से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन एक ऐसा अम्ल है HNO3, वो जब क्रिया करता है धातु के संग तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, हालांकि Mn और Mg में निकलती है। पिछली क्लास में ये बात डिस्कस हुई थी। तो क्या उसकी वजह है, ये आपको पिछली क्लास में बताई गई थी कि HNO3 एक प्रबल अपचायक होता है बच्चों। देखते हैं इसका जवाब, लघु उत्तरीय का सवाल नंबर 2। तो देखिए पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था और इस क्लास में भी बताया जा रहा है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि HNO3 एक प्रबल जो है उपचायक पदार्थ होता है। जब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है तो उसे H2 में बदल देता है बच्चों। उसमें स्वयं NO, NO2 और N2O में अपचयित हो जाता है बच्चों। तो ये इसका जवाब है, HNO3 जो है एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है बच्चों। इसके बाद देखते हैं कि क्या जवाब है तीसरे सवाल का। तीसरा है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है, इसका उपयोग करके आप कैसे पता लगाएंगे। ये देखिए क्या पूछा गया है, एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच दिया गया है, इसका इस्तेमाल करके आप धातु अधातु के नमूनों के बीच डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। और दूसरा है, धातु अधातु के में डिफरेंस करने के लिए परीक्षणों का आकलन भी कीजिए। तो देखते हैं तीसरे सवाल का जवाब क्या है बच्चों। तो देखिए तीसरे सवाल को जवाब यह है कि अगर आप बच्चों, तो मैं बता रहा था आपको कि बच्चों अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर प्रभाव लिखा है, धातु लिखी है, अधातु लिखी है। हथौड़ा द्वारा पीटने पर धातु चादर के रूप में फैल जाती है, आघातवर्ध होती है। अधातु नहीं फैलती, छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, भंगुर होती है। और हथौड़ा मारने पर हो गया। उसके बाद बैटरी, बल्ब, तार, स्विच द्वारा परिपथ तैयार करने पर बल्ब के जलने ना जलने से सुचालक कुचालक का परीक्षण हो जाता है। मतलब अगर धातु है तो बल्ब जलेगा, धातु सुचालक होती हैं, अधातु है तो नहीं जलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, बल्ब जलेगा, अधातुएं कुचालक होती है तो बल्ब नहीं जलेगा बच्चों। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 3।
अब देखते हैं और कौन सा सवाल बचा है। इसके अंदर बचा चौथा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, लवणता जल बनाते हैं। और जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके आंसर हैं, उदाहरण हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसका जवाब भी लिखा हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आपको बताया गया है बच्चों। क्या बताया गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप ध्यान दें बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, इसने अम्ल से भी क्रिया करी, लवण और जल बनाया। इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड ने क्षार से भी क्रिया करी, लवण और जल बनाया। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड है, इसने अम्ल से क्रिया करी, लवण और जल बनाया। इसी जिंक ऑक्साइड ने क्षार से भी क्रिया करी, लवण और जल बनाया। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारों दोनों से क्रिया करते हैं, लवण तथा जल दोनों परिस्थिति में बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बच्चों। तो बच्चों ये हमारे हो गए 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद जो हमने शॉर्ट आंसर देखे थे ना, वो 4। अब शॉर्ट आंसर के 5वां सवाल पे हम आ गए हैं। इसमें लिखा हुआ है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि जो गर्म पानी की भाप होती है ना, उससे मेटल यानी कि लोहा या इस्पात क्रिया कर लेता है, लेकिन तांबा गर्म पानी से क्रिया नहीं करता है, इसीलिए जो है तांबे के बनाए जाते हैं। यहाँ इसका जवाब लिखा हुआ है, ये देखिए। कॉपर एक तो अच्छा का ऊष्मा का सुचालक भी है बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है, कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। साथ ही कॉपर ठंडे जल, गर्म जल व भाप से क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जवाब लिखा हुआ। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था इसका जवाब, एक बार फिर सुन लीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, साथ ही कॉपर ठंडे जल, गर्म जल व भाप से क्रिया नहीं करता। इस्पात या भाप के जो है लोहा होता है ना, भाप के साथ क्रिया कर लेता है। अतः गर्म जल के टैंक, गीजर आदि के अंदर वाली बॉडी कॉपर की होती है। जैसे घर में जो गीजर होता है ना, उसके अंदर कॉपर का बर्तन होता है। अगर लोहे का बर्तन होगा तो गर्म पानी की भाप होगी, उससे क्रिया करके वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जवाब हो गया हमारा 5वां लघु उत्तरीय का। अब देखते हैं लघु उत्तरीय का 6ठा सवाल क्या है बच्चों। अच्छा हाँ, लेकिन 5वें में 2 खंड और भी हैं बच्चों। इसमें है 5वें का अगला खंड क्या है, अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों तो आप देख पाएंगे कि आभूषण बनाने में सोने चांदी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोने चांदी बहुत आघातवर्ध होते हैं, पतली पतली चादरों में बदले जा सकते हैं और क्रिया भी नहीं करते हवा पानी से। तो देखते हैं क्या जवाब यहाँ लिखा है 5वें का बी पार्ट। देखिए सोना चांदी कम अभिक्रियाशील है, साथ ही सोना धातु का संचरण नहीं होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, पानी से क्रिया नहीं करता, सदा चमकता रहता है बच्चों। सोना चांदी कम क्रियाशील धातु हैं, साथ ही सोना धातु का संचरण नहीं होता है। ये इसका बी पार्ट हो गया। और देखिए तीसरा पार्ट क्या है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर रखा जाता है। ये बात पहले भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम को तेल के अंदर, क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत क्रियाशील धातु हैं, जल में रखने पर आग पकड़ लेते हैं, हवा में रखने पर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको तेल के अंदर रखा जाता है, जिससे कि आग ना पकड़ें और सुरक्षित रहें, हवा और ऑक्सीजन के संपर्क में ना आएँ। तो ये देखिए इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, सी पार्ट का जवाब लिखा हुआ है कि सोडियम पोटेशियम, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम लिथियम उच्च क्रियाशील धातु होते हैं जो नमी और वायु के संपर्क में क्रिया कर लेते हैं। नमी तथा वायु के संपर्क में आने से धातुओं को बचाने के लिए इन्हें तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा 5वां सवाल के तीनों खंड, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो चलिए अब हम 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6ठा प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है क्या आपके सामने, लिखा हुआ है बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धातु ऑक्साइड के निम्न धातुओं के साथ गर्म किया। मतलब पहले जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ ही गर्म किया, मैग्नीशियम गर्म किया, कॉपर से गर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक से गर्म किया, मैग्नीशियम से कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड को जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर से। तो बच्चों देखो जो अधिक क्रियाशील धातु होती है ना, वो कम क्रियाशील को रिप्लेस कर देती है और कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इसका अच्छा साथ में यही पूछा हुआ है कि किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। तो बच्चों अगर जो है कम क्रियाशील धातु में अधिक क्रियाशील धातु मिलाएंगे तभी होगा ये काम, पहले बताया गया था। तो देखते हैं क्या जवाब है इस 6ठे प्रश्न का। ये 6ठे प्रश्न का जवाब आप देख पा रहे हैं। और जो धातुओं की क्रियाशीलता है बच्चों, उसमें आप देख सकते हैं कि धातुओं की जो क्रियाशीलता है उसमें जो है मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता है, उससे कम जिंक की, उससे कम कॉपर की। देखिए अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील। तो ये हमारा 6ठा सवाल था लघु उत्तरीय प्रश्न का।
और इसके बाद 7वां सवाल देखते हैं, किसी ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। बच्चों यहाँ लिखा है किसी ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जिसकी आघात वर्धता सबसे अधिक होती है। शीट में बदल जाए, सोना होता है मेरे ख्याल से। जिनकी ऊष्मा चालकता सबसे कम होती है। अच्छा जी, और जो उन्मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो 7वें के जवाब देख लेते हैं बच्चों। ये है 7वें का जवाब। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है सोना, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे ज़्यादा हीट की बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। और जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है हमारी धरती में, सोडियम पोटेशियम स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, उन्मुक्त स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती बच्चों। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम पोटेशियम वाली बात तो हो गई थी ना, जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ था, सी पार्ट था इसका, जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो जवाब है सोडियम और पोटेशियम। ये इसका जवाब देखिए बच्चों, है ना। तो ये हमारे हो गए लघुत्तरीय प्रश्न के 7 प्रश्न का जवाब। उसके बाद 8वां देखिए, एल्युमिनियम में कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण इसका उपयोग उद्योग जगत में काफ़ी इसकी मांग होती है। तो बच्चों, एल्युमिनियम जो है हल्का होता है। इसके अलावा ये ना ऑक्सीडाइज्ड होकर हवा से अपने ऊपर परत बना लेता है, जिससे कि इसका फर्दर इसका जो है ना संक्षारण नहीं होता। तो देखते हैं 8वें सवाल का जवाब क्या है। ये देखिए, एल्युमिनियम पर जमी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इस संक्षारण रोधी बनाती है। यह हल्की धातु तथा आघातवर्धता अधिक व इसकी हल्की धातु होती है, आघातवर्ध अधिक होती है, पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है बच्चों, सुलभता से मिल जाती है, इसलिए औद्योगिक इकाई में इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसकी क्या खास खूबी है बच्चों? एक तो इसका संक्षारण रोधी होती है ये, क्योंकि इस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। हल्की होती है, आघातवर्ध होती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सुलभता से मिल जाती है, इसीलिए यानी कि बिज़नेस में, औद्योगिक इकाई में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा 8वां सवाल। इसके बाद 9वां सवाल देखते हैं। जब एक धातु X, बच्चों ये देखिए हमारा 9वां सवाल, जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है तो एक क्षारीय लवण देती है। यहाँ पर ठंडे जल के बजाय कोई उद्रव लिखा होगा, तभी इसका आंसर बताता हूँ अभी। जब धातु X की क्रिया जो है किसी द्रव Y से कराई जाती है तो क्षारीय लवण देता है। आणविक सूत्र होता है XOH और गैस Z निकलती है, आसानी से आग पकड़ लेता है। XYZ का नाम लिखिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, 9वें सवाल का जवाब ये रहा आपके सामने। ये देखिए बच्चों, X धातु जो है जल से क्रिया करेगी तभी बनता है धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको उदाहरण है सोडियम प्लस वाटर, NaOH प्लस हाइड्रोजन, पोटेशियम प्लस वाटर, KH प्लस हाइड्रोजन। और बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर कौन है, X है सोडियम पोटेशियम, Y है जल या NaOH, और बच्चों Z है हाइड्रोजन गैस। तो हमारा 9वां सवाल था ये। और 10वां सवाल आखिरी लघुत्तरीय प्रश्न का आखिरी सवाल। देखिए बच्चों, क्या है जो है आखिरी सवाल, इसमें कहा गया है कि अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को अपनी बच्चों, ये देखिए इसमें लिखा है दी गई संरचना को देखिए व लिखिए रासायनिक सूत्र। इसमें देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है। तो बच्चों 10वें सवाल की बात हम कर रहे थे। दी गई संरचना को देखिए और संरचना कौन सी है, अगर आप देखेंगे तो बच्चों संरचना ये वाली है। 2 सोडियम बने हैं, ऑक्सीजन बना है। और इसका जो जवाब है देखिए 10वें प्रश्न का ये जवाब है। 10वें का ए भाग जो है उसमें कौन सी चीज़ बनने को उन्होंने बोली है, तो आप कहेंगे Na2O बना है, धातु सोडियम, धनायन Na प्लस, अधातु ऑक्सीजन, ऋणायन O माइनस माइनस, और ये रहा उसका कंपोजिशन। तो बच्चों ये था हमारा 10वां सवाल। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है इस वर्कशीट में। तो इसमें अब इसके बाद बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, 3 है, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने वाला है। तो पहला सवाल हमारा है कि देखिए 2 परमाणु A और B से बनने वाले यौगिक A 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, B 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। A और B की भेजने वाले आबंध की प्रकृति बताइए। इलेक्ट्रॉन को देने लेने से आयनिक बॉन्ड बनता है। A और B से बनने वाले यौगिक का सूत्र भी सुझाइए। इसी प्रकार MgCl2 के अणु के निर्माण का वर्णन कीजिए। साधारण नमक पिघली अवस्था में विद्युत संचालन करता है या नहीं, ये बताया है। तो करता है, उसका रीज़न पूछा है। NaCl का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अभी हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला जवाब।
ये देखिए 1A आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आयनिक बंध बनता है Ab2 MgCl2, उसका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है। और इसी प्रकार से MgCl2 और नमक जो है वह पिघली अवस्था में, घुलित अवस्था में क्यों कंडक्शन करता है, तो बच्चों उसका जवाब भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि नमक जल में घुलित अवस्था में होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से आयनों में टूट जाता है, जिसके कारण वे आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और विद्युत का चालन प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, अब NaCl के बारे में लिखा है, एक आयनिक यौगिक है जिनके आयनों का मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जिनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनके गलनांक उच्च होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा ही आता है बच्चों। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे दीर्घवृत्तीय प्रश्न का दूसरा सवाल। निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर बताइए। तन्यता, आघातवर्तता, घनत्व, विद्युत सुचालकता। तो ये तो बड़ा सिंपल है, एक टेबल इसकी बना देंगे बच्चों। ये रही इसकी टेबल बच्चों, ये रही इसकी टेबल और इसमें ये दिखाया गया है, अगर आप ध्यान दें कि तन्यता धातु तन्न होती हैं, अधातु नहीं होती तन्न। आघातवर्तता धातुएं आघातवर्त होती हैं, ये नहीं होती हैं। घनत्व अधिक होता है, कम होता है। मूल रूप से चमकदार होती हैं, आयोडीन को छोड़कर बाकी चमकदार नहीं होती हैं, ये बात बताई गई है। आगे लिखा है विद्युत की सुचालकता, धातु सुचालक होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुएं कुचालक होती हैं बच्चों। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और आप इसको समझ पा रहे हैं बच्चों। पूरी टेबल को अच्छे से मैंने क्लीन दिखा दिया है, इसको पढ़ लेंगे आप। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने अंतिम सवाल की। एक्वारेजिया क्या है? HNO3 + HCl को बोलते हैं हम राज। एक्वारेजिया धातुओं के अन्य लवणों विलयन के साथ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। एक धातु अधिक क्रियाशील होती है और कम क्रियाशील को रिप्लेस कर देती है। तो यहाँ पर है हमारा दीर्घवृत्तीय प्रश्न का आखिरी सवाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों। यहाँ पर लिखा है एक्वारेजिया रॉयल अम्ल या अम्लराज यह है HCl तथा HNO3 का 3:1 में प्राप्त विलयन होता है। HCl जो है 3:1 और HNO3 1:1। और बच्चों ये हो गया हमारा अम्लराज के बारे में बात। और एक धातु दूसरी धातु के लवण से कैसे क्रिया करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को रिप्लेस कर देती है। देखिए Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu, इन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, गलत हो गया। Zn + CuSO4 ZnSO4 यहाँ पर Cu आएगा। Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर जो है जिंक ने, यहाँ पर आपको बताऊँ, देखिए क्या गलती है मैं बताता हूँ। मैं आपको बता रहा था बच्चों कुछ गलती है इसमें। तो गलती वो ये है कि देखिए यहाँ पर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, तो कॉपर की जगह तो जिंक आ गया, तो जिंक की जगह कॉपर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कॉपर। इसमें देखिए आयरन और कॉपर की रिप्लेस की क्रिया करी तो यहाँ पर आयरन, कॉपर की जगह आयरन आ गया है, तो यहाँ पर आयरन अलग हो गया बच्चों, यानी कि यहाँ पर आएगा, देखिए Cu की जगह पर आ गया है आयरन, तो Cu अलग हो गया, ये Cu सही है, यानी कि यहाँ पर इसमें दोनों जगह जो है Cu आना है बच्चों। और उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि उच्च अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके लवण से विस्थापित कर देती है, विस्थान अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो सारे सवालों के जवाब हो गए। पूरे पाठ का प्रश्नोत्तर करिए। मैं आपको जल्दी ही इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा बच्चों। बाय बाय।